यस बेटा 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो बेटा लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी कि आज से थोड़ी सी स्टेज चेंज होगी। पहले हम थर्मो में प्रोसेसेस, ग्राफ्स एक्सेट्रा इन सब चीज़ों से डील कर रहे थे। अब लास्ट स्टेज है बेटा इस चैप्टर की, इसमें हमने डील करना है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर से, मतलब थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड दो डिवाइसेस हैं यार। एक है हीट इंजन और एक है रेफ्रिजरेटर। दोनों एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं, ठीक है। हीट इंजन जो है वो जो भी प्रोसेस करता है उसके बिल्कुल रिवर्स मोड में रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस होगा। दोनों चीजों को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, 2 लेक्चर में कंप्लीट होने की उम्मीद है ना। 2 लेक्चर में आपकी थर्मोडायनेमिक्स शायद खत्म हो जाएगी, बाकी देखते हैं। तो डाल लो हेडिंग यार, आज की हेडिंग है हीट इंजन। जब ये कवर अप हो जाएगा उसके बाद फिर हम करेंगे रेफ्रिजरेटर, ठीक है जी। तो थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड 2 डिवाइसेस बने अपने। एक हो गया हीट इंजन और एक हो गया जी रेफ्रिजरेटर। फिलहाल हमने क्या स्टार्ट कर दिया, हीट इंजन। बेटा इंजन वही जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि यार गाड़ियों में सबसे मेन कंपोनेंट क्या, इंजन। उसी के दम पे गाड़ी आगे चलती है, चाहे यार 2 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, ट्रक हो। इन सब में जो बेसिक कंपोनेंट है यार वो क्या है, इंजन है। गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, इंजन चाहिए। उसके अलावा भी इंजन कई और जगह पर यूज होता है। तो वही बिल्कुल जो डे टू डे लाइफ में जिस इंजन की बात होती है हम उसी इंजन की बात करने जा रहे हैं। बट यार इसको थोड़ा हम ये लगा लो बहुत ही बेसिक सी बात पढ़ेंगे। इसकी वर्किंग कैसे है, कैसे इसके कंपोनेंट्स काम करते हैं, उन सब चीजों पर हम नहीं जा पाएंगे। हम बिल्कुल इसका बेसिक बात, बेसिक लेआउट जितनी +1 की बुक्स में बेटा होगी हम उतना की करेंगे। हाँ कभी मौका मिलेगा वैसे जब हम सिलेबस के हटकर बात कर रहे होंगे तब अगर बात चल गई तो चला देंगे। तो वैसे अगर मैं इंजन की बात करूं तो इंजन तो पढ़ने में ये लगा लो कि चाहे साल लगा दो कि टाइप्स ऑफ इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन। तो कई टाइप के इंजन्स होते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इसका बेसिक वर्किंग कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है जितना हमारे सिलेबस में उसके हिसाब से चलेंगे। बाकी इंजन की वर्किंग तो बड़ी सही है, इंजीनियरिंग लेवल पर अगर जाके इसको पढ़ो तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। वो नॉलेज के लिए यार अगर आपने देखना हो तो आप यूट्यूब पे जाकर कई तरह की विद एनिमेशन आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। उतनी डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। हमने 2 दिन में इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों को क्या करना है, कवर अप करना है। तो जितना हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है हम उतना ही कवर अप कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट यार। हीट इंजन, सबसे पहली बात लिखना कि इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ये वो डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। इंजन का काम क्या है कि वो हीट को किस में कन्वर्ट करेगा, वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो डिवाइस, इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स heat energy into mechanical work। इसने हीट को किस में कन्वर्ट करना है भाई, वर्क में कन्वर्ट करना है। अब यार कोई भी इंजन हो, स्टीम इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, जो भी हो, कोई भी इंजन होगा ना, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक, उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे। बेसिक 3 उसके मतलब स्टेजेस होंगी, क्या कह लो 3 पार्ट्स होंगे। एक जिसको कहते हैं हम सोर्स,
दूसरा जिसको हम कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस, और तीसरा सिंक भाई, वर्किंग सब्सटेंस। एक क्या होगा, सोर्स, और तीसरे नंबर पर सिंक। ठीक है, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक भाई। एक सोर्स होगा, एक वर्किंग सब्सटेंस होगा और एक सिंक। ठीक है जी। सोर्स यानी जहां से वर्किंग सब्सटेंस ने हीट लेनी है। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस जो वर्क करेगा, और सिंक यानी अब सारी की सारी हीट तो वर्क में कन्वर्ट होगी नहीं, कुछ वेस्टेज होगी, वेस्ट कहां होगी, सिंक पे होगी। ठीक है, तो कोई भी इंजन होगा उसके यार तीन कंपोनेंट मान के चलते हैं कि तीन पार्ट उसके होते हैं, एक सोर्स हो गया, एक वर्किंग सब्सटेंस हो गया, एक सिंक हो गया। मान लो ये कंटेनर है, ठीक है जी, इसके अंदर कोई गैस है, ये सोर्स है जहां से हीट मिलनी है, और ये इसकी जो सराउंडिंग्स है ना, ये क्या है, सिंक। इसके अंदर जो गैस है भाई, ये क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। इसने वर्क करना है, इसने सोर्स से हीट ली, एक्सपेंशन होगी। अब एक्सपेंशन होगी तो वर्क हुआ ना, तो सोर्स जहां से हीट लेती है, वर्किंग सब्सटेंस वो गैस है जिसने एक्सपैंड होना है, एक्सपैंड होके उसने क्या करना है, वर्क करना है। तो इसने एक्सपेंशन की, क्या हुआ, वर्क हुआ, और सारा का सारा हीट तो वर्क में कन्वर्ट होगी नहीं, कुछ हीट वेस्ट होगी। वेस्ट कहां हुई, आसपास की सराउंडिंग्स में होगी ना। तो जहां पर हीट वेस्ट होती है भाई, उसको क्या कह देते हैं, सिंक कह देते हैं, उसको कहते हैं सिंक। तो मैंने बोला हम यहीं पे रहेंगे, ज्यादा डिटेल में तो घुसेंगे है नहीं, लेकिन फिर भी जो इंजन्स है ना, इंजन्स, उनमें बेसिकली जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एयर ही है। ठीक है, गैस ही है, एयर ही है। वो एकदम हीट हो जाती है, एकदम एक्सपेंशन होती है, पिस्टन्स मूव करते हैं, और वो पिस्टन्स जो हैं उनकी जो मूवमेंट है वो आगे फिर कई तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनको क्रैंक्स एंड शैफ्ट्स कहते हैं। फिर वही बात, मैं उधर जाके बोलने लग जाता हूं तो फैलने लग जाता हूं। 5 मिनट उधर की बात करके मैं वापस आ जाऊंगा अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो बेसिकली इंजन्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी एनिमेशन के साथ वो टीवी पे वो ऐड आती है ना, उसकी इंजन ऑयल वगैरह की ऐड आएगी, तो इंजन ऑयल की ऐड में वो कहते हैं कि जी इंजन ऑयल डालो, इससे इंजन की लाइफ बढ़ती है, ये है वो होता है। तो एनिमेशन के साथ ना वो जब ऐड आ रही होती है तो पिस्टन्स मूव करते हुए दिखाते हैं। तो बेसिकली इंजन में यार वो पिस्टन्स लगे होते हैं। ओके, पेट्रोल या डीजल से स्पार्किंग होती है, एकदम गैस प्रोड्यूस होती है, पिस्टन्स के अंदर जो एयर होती है ना एकदम एक्सपैंड होती है। अब बस ये लगा लो कि पूरा साइकिल है उनकी एक्सपेंशन और कंप्रेशन का। फ्यूल बर्न होता रहता है, वो एक्सपैंड होते हैं, कंप्रेस होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, कंप्रेस होते हैं। बस पिस्टन्स का ही बेसिकली रूल है। अब जो पिस्टन्स है उसके अंदर जो एयर है ना, जो एकदम एक्सपैंड होती है, फिर कंप्रेस होती है, एक्सपैंड होती है, कंप्रेस होती है, एक्सपैंड होती है, कंप्रेस होती है, वो जो एयर है वो क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है।
अब वो जो पिस्टन्स हीट कहां से ले रहे हैं एक्सपेंशन करवाने के लिए, वो सोर्स हो गया जहां पे फ्यूल बर्न होता है, वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, वहां से उसने हीट लेनी है, वो सोर्स हो गया। और इस दौरान वर्क हो जाता है, जब ये पिस्टन्स मूव कर रहे हैं तो भाई पिस्टन्स के आगे जिसको हम कहते हैं गरारियां लगी हुई हैं ना, क्रैंक एंड शैफ्ट बोलते हैं, उसके साथ फिर पिस्टन मूव करेगा, आगे उसके क्रैंक एंड शैफ्ट्स मूव करेंगे, चलते 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 वो एक्सल तक पहुंच जाता है, एक्सल मूव करता है, गाड़ी चलने लग जाती है। फिर वही बात, हम इतनी डिटेल में यहां पर घुस नहीं पाएंगे, जाके यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो कि इंजन कैसे वर्क करता है कोई भी। ओके, हम वापस आ रहे हैं, बाकी बस मैंने थोड़ा सा लिंक देना था कि बेसिकली जो इंजन है उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कोई गैस है, एयर है, जिसने एकदम हीट होके क्या करना है, एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड होगी, कंप्रेस होगी, एक्सपैंड होगी, कंप्रेस होगी, पूरा साइकिल है, रिपीट होता रहेगा ये, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन। एक्सपेंशन के लिए उसको हीट चाहिए, कहां से लेगा, सोर्स से, ठीक है। कंप्रेशन के दौरान वो हीट लूज करेगा, कहां करेगा, सिंक पे। और ये वर्क करेगा कौन, जो भी वर्किंग सब्सटेंस होगा। तो चार बातें हो रही हैं, वर्किंग सब्सटेंस है बेसिकली पिस्टन्स है, पिस्टन के अंदर जो एयर है वही वर्किंग सब्सटेंस है, उसने सोर्स से हीट ली, जहां फ्यूल बर्न हुआ वहां से हीट ली, एक्सपेंशन हो गई। एक्सपेंशन के दौरान वर्क हुआ, फिर वो ठंडी हो गई, कंप्रेशन हो गई, उस दौरान हीट लूज की, कहां पे, सिंक पे। तो सोर्स से हीट ले रहा है, वर्किंग सब्सटेंस वो खुद है, वर्क कर रहा है, और सिंक पे हीट लूज कर रहा है, सिंक के बिना भी काम नहीं चलेगा। और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, हीट का गेन करना, एक्सपेंशन होना, कंप्रेशन होना, हीट का लूज करना, वर्क हो गया, एक साइकिल में कुछ वर्क हुआ, अगले साइकिल फिर चल जाएगा, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और वर्क होता रहेगा, हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती रहेगी, कुछ हीट सराउंडिंग में वेस्ट होती रहेगी। जहां पे भी इंजन होगा भाई उसके आसपास अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, वो हीट वेस्ट हो रही है, सराउंडिंग ही क्या है, सिंक है। तो बेटा डिटेल वाली वर्किंग, इंजीनियरिंग लेवल वाली वर्किंग, इंजन की वर्किंग, वो मैंने बोला हम उसमें घुस नहीं पाएंगे। हम कहां पे आ रहे हैं वापस, कि कोई भी इंजन होगा बेसिकली उसके तीन पार्ट्स मान लो, एक सोर्स, एक वर्किंग सब्सटेंस और एक सिंक। इन तीनों ने मिलकर वर्क करना है, ठीक है। अच्छा, इंजन की वर्किंग में साइकिल होगा हमेशा, एक क्या होगा, साइकिल ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। एक्सपेंशन होगी, कंप्रेशन होगी, एक्सपेंशन होगी, कंप्रेशन होगी। एक्सपेंशन के दौरान वर्क होगा, हीट गेन होगी, और कंप्रेशन के दौरान हीट लूज होगी सराउंडिंग्स पे। ओके, आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। सबसे पहली बात, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज टर्म्ड एज हीट इंजन, ठीक है। हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। तीन इसके कंपोनेंट होंगे, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस, सिंक। सोर्स से इसने हीट लेनी है, वर्क हो जाएगा हीट लेकर, और कुछ हीट सिंक पे क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ये एक साइकिल में, मतलब मैंने बोला ना ये साइकिल चलता रहेगा, साइकिल तो रिपीट होता रहेगा ना। हीट ली, एक्सपेंशन हुई, वर्क हुआ, कंप्रेशन हुई, हीट लूज हो गई, ये वन साइकिल है। उसके बाद फिर से हीट लेगा, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन के दौरान वर्क होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, देखो एक्सपेंशन के दौरान, और ये प्रोसेस चलता रहेगा ड्यूरिंग वन साइकिल। ये सोर्स से हीट लेगा, सोर्स should be at higher temperature, sink should be at lower temperature,
सोर्स का टेम्परेचर सिंक से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये स्टोरी है भाई सिंपल सी, कि एक तो डेफिनेशन याद कर लो, एग्जाम के लिए बात करोगे तो डेफिनेशन याद कर लो, वो जो मैं यहां बता रहा था कहानी उसको छोड़ो, कि जी डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज टर्म्ड एज अ हीट इंजन। तीन इसके बेसिक कंपोनेंट, सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स से ही हीट लेगा Q1, उस दौरान कुछ वर्क होगा, उसके बाद उसकी कंप्रेशन होगी और कुछ हीट सिंक पे वेस्ट हो जाएगी। नॉर्मली जितने भी इंजन है, सिंक उसका जो आसपास का सराउंडिंग एरिया होता है वही उसकी सिंक का काम कर जाता है। ओके जी। तो हुआ क्या, ड्यूरिंग वन साइकिल हीट इज गेन्ड, यहां पे लिख लो भाई Q1 क्या है, हीट गेन्ड फ्रॉम सोर्स, हीट गेन्ड फ्रॉम सोर्स। ठीक है, एट हाइयर टेम्परेचर T1। Q2 क्या है, हीट लॉस्ट टू सिंक एट लोअर टेम्परेचर T2। और W क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। ठीक है, इट इज वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। ठीक है, तो Q1 है, Q2 है और W है। ओके जी। अब बेटा एक साइकिल में हुआ क्या, देख Q1 हीट ली उसने, कुछ वर्क हुआ और कुछ हीट उसने क्या कर दी, सिंक पे लूज कर दी। सिंपल सी कहानी कि Q1 उसने एब्जॉर्ब की थी, इतना वर्क हुआ और ये लूज कर दी, तो वर्क डन कितना हुआ, सिंपल Q1 माइनस Q2। क्या दिक्कत है, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है जी। अब ये हो गया। अगली बात, कोई भी इंजन होगा ना यार, हमें उसकी क्या चेक करनी पड़ती है, एफिशिएंसी चेक करनी पड़ती है। तो अगली बात लिख लो, एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। अब बेटा एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई भी कितनी बढ़िया आउटपुट दे रहा है, कोई भी डिवाइस जो है वो कितनी बढ़िया आउटपुट दे रहा है। अच्छा, एफिशिएंसी जो होती है वो इनपुट के कंपैरिजन में चेक करते हैं हम, इनपुट के कंपैरिजन में हम चेक करते हैं। अब एक है जिसने 100 जूल हीट ली और वर्क कितना किया, 90 जूल, और एक है हीट उसने 100 जूल ही ली लेकिन वर्क करता है 70 जूल। तो यार एफिशिएंसी ज्यादा उसकी हुई ना जो ज्यादा वर्क कर रहा है। हमने ये नहीं देखना वर्क कितना किया, हमने ये देखना है कि कितनी हीट लेकर कितना वर्क किया है। अब एक है 90 जूल करता है 100 पे, दूसरा 150 जूल कर रहा है लेकिन वो हीट 150 ले रहा था। ठीक है, अब उसने हीट भी ज्यादा ले ली, नहीं 200 जूल ले रहा था। एक है वो कर रहा है 100 जूल का वर्क, दूसरा इंजन मान ले कर रहा है 120 जूल का वर्क। ठीक है, इसने जो हीट ली वो ली 150 और इसने जो हीट ली वो ली 200। अब अगर मुझे ये ना पता हो हीट ली कितनी है तो दिखने में तो ये लगेगा कि ये बढ़िया है, ये 120 जूल वर्क करता है, लेकिन भाई ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि ये 200 लेकर 120 करता है और 150 ही लेकर 100 कर देता है। तो ज्यादा एफिशिएंसी ऊपर वाले की बन जाएगी क्योंकि इसने हीट भी क्या ली है, कम ली है। ओके, तो अगली बात क्या आ रही है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अगर मैं डिफाइन कर दूं तो बेसिकली एफिशिएंसी को डिनोट हम करेंगे ईटा से। वैसे ये हमेशा आउटपुट बाय इनपुट ली जाती है, जो भी आउटपुट है और जो भी हमने इनपुट दी है। सिर्फ इंजन के लिए नहीं,
किसी भी मशीन के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए एफिशिएंसी कैलकुलेट की जा सकती है। इसका बेसिक फंडा क्या है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ऊपर आउटपुट और नीचे इनपुट। ठीक है जी। अब ध्यान देना, इंजन के केस में बेटा उसकी आउटपुट वर्क डन है ना। अगर हम इंजन की बात करते हैं, इंजन की, तो उसकी आउटपुट क्या है? वर्क, क्योंकि इंजन का काम है वर्क करना, उसकी आउटपुट तो वर्क से नापी जाएगी ना। तो इंजन की आउटपुट मतलब वर्क डन बाय द इंजन, और उसकी इनपुट क्या है? जितनी हमने उसको हीट दी या जितनी वर्किंग सब्सटेंस ने हीट ली। अगर मैं 1 साइकिल की बात करूं तो 1 साइकिल में वर्क हुआ है W, हीट जो यूज की है उसने, वो उसकी इनपुट होगी, ये Q1 था। तो बेटा सिंपली दिस इज एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन। एफिशिएंसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती यार। 1 मतलब जितनी हीट ली उतने ही क्या कर दिया अगले ने, वर्क कर दिया, तो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, मतलब 100% एफिशिएंसी। अगर बेटा एफिशिएंसी 1 आ गई मतलब 100% एफिशिएंसी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की एफिशिएंसी 100% हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होती ही है। अपनी बॉडी की भी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती। हम खाते हैं पीते हैं, लेकिन वो सारा का सारा जो खाया वो सारा थोड़ी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्टेज भी होती है। ऐसी ही इंजन जो है उसमें भी खूब सारी वेस्टेज तो होती है ना। तो एफिशिएंसी अगर किसी इंजन की 50% भी आ जाए ना, 100 जॉल लेके 50 जॉल का वर्क कर दे, वो भी बहुत मान ली जाती है। ओके, जितना बढ़िया होगा उतनी एफिशिएंसी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, या जितनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उतने बढ़िया माना जाएगा। तो बेटा एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन Q1 यूनिट इसकी होती नहीं है, क्योंकि ऊपर भी जॉल नीचे भी जॉल कट जाएगा। 1 से इसने कम ही रहना है, पॉइंट्स भी आएगा। अगर एफिशिएंसी आ गई मान ले 0.5, तो इसका मतलब हम बोलने में बोलेंगे 50% एफिशिएंट है। ठीक है, अगर 0.5 आ जाती है तो उसका मतलब होता है एफिशिएंसी इज 50%। अगर एफिशिएंसी 0.75 आ गई तो इसका मतलब है एफिशिएंसी कितनी है, 75%। अगर 0.8 आ गई इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी है, 80%। 1 देखो कभी होगी नहीं, कोई ऐसा इंजन नहीं है उसकी 1 हो जाए। मैं बोल रहा हूं 50-55% एफिशिएंसी आ जाए वो भी बहुत हो जाती है। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा चलो और मॉडिफाई कर देते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू W कितना निकाला था भाई, Q1 माइनस Q2 के नीचे Q1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो कोई भी इंजन हो उसकी एफिशिएंसी को हम 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 के टर्म्स में लिख सकते हैं बेटा जी। तो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। ओके, तो हीट इंजन में हमने ज्यादा बात की नहीं, बेसिक बात बताई कि ये लेआउट होती है। इसका एग्जाम में आ जाएगा ना, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ए हीट इंजन, तो यही वाला डायग्राम बना के आ जाना है। एक सोर्स होता है जी, वर्किंग सब्सटेंस हो जाती है, सिंक होता है जी, हीट लेता है Q1, वर्क कर देता है, थोड़ी वेस्ट हो जाती है, ये फार्मूला बन जाता है, ये वर्क होता है, ये एफिशिएंसी होती है। और एफिशिएंसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी 1 से हमेशा कम होती है, 1 मतलब 100%। ये सब बातें लिख के आ जाओ, आपको 3 नंबर का होगा तो 3 नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो ये इंजन में इसके हिसाब से ही बात करनी थी हमने। अब अगली बात यार, एफिशिएंसी इंजन्स की बहुत कम होती है। जो शुरू में बने उनकी और बहुत ज़्यादा कम थी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती रही, एफिशिएंसी बढ़ती गई। ठीक है, तो एफिशिएंसी बेटा इंक्रीज करने के, क्योंकि इंसान तो चाहता है ना, पहले तो इंजन बनाया, फिर उसके बाद चाहता है कि और बढ़िया हो और बढ़िया हो और बढ़िया हो। तो बढ़िया करने के चक्कर में साइंटिस्ट लोग लगे रहते हैं। अब उनमें से एक साइंटिस्ट था कार्नोट। ठीक है, पूरा नाम सैडी कार्नोट। अब उसने एक इंजन का मॉडल बनाया थ्योरेटिकली, कैलकुलेशन कर कर। अब उसने बेटा जो इंजन का मॉडल दिया उसको बोलते हैं कार्नोट्स हीट इंजन। क्या जी, कार्नोट्स हीट
इंजन। ठीक है, कार्नोट्स हीट इंजन। अब कार्नोट हीट इंजन की खास बात कि उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी और इंजन की नहीं बन पाई। द मोस्ट एफिशिएंट इंजन, बेस्ट। उसने स्टेप्स ही ऐसे बताया कि भैया ये स्टेप फॉलो कर लो तो इंजन जो है बढ़िया हो जाएगा, और बस ये लगा लो एफिशिएंसी बहुत बढ़िया हो जाएगी, मजा आ जाएगा। तो उसने एक ऐसा इंजन बेटा डेवलप किया, मॉडल, इंजन का मॉडल डेवलप किया कि जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। तो कल को कोई हमें कार्नोट इंजन की डेफिनेशन भी पूछ लेता ना कि यार व्हाट इज कार्नोट्स इंजन, तुम यही कहती हैं कि यार दैट इंजन हुज एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, या इंजन हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कार्नोट सीट इंजन। लेकिन पॉइंट ये है, ये जो कार्नोट सीट इंजन है, इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व उसने करने के लिए बोला कि ऐसे ऐसे करवाओ जी, ऐसे एक्सपेंशन होनी चाहिए, ऐसे कंप्रेशन होनी चाहिए, वो बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन में हो सकते हैं। प्रैक्टिकली उन स्टेप्स को फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो इंजन है ना, बस ये मान के चल लो ये थ्योरेटिकल लेवल पर ही है, लैब लेवल पर इसको डेवलप किया जा सकता है कि पूरे लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको डेवलप किया जा सकता है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर कार्नोट हीट इंजन की बात करें तो हम कहेंगे इट इज एन थ्योरेटिकल हीट इंजन, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, विच गिव्स मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देने वाला, मगर पूरी तरह से थ्योरेटिकल हीट इंजन जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, कार्नोट्स हीट इंजन कहलाता है। अच्छा, अपने सिलेबस में तो हमें कार्नोट्स हीट इंजन कर लेना चाहिए, इसमें बेस खूब सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो हम इसको रब करते हैं। तब तक आप अपनी अगली हेडिंग डाल लो, कार्नोट्स हीट इंजन। हाँ जी बेटा यार, तो अगली हेडिंग कार्नोट्स हीट इंजन जरूरी है भाई, पूरा डिटेल में करा देंगे। कार्नोट्स हीट इंजन। अब बेटा इसके ना अपने स्टेप्स बना लेना, एग्जाम में देखो एज ए डेरिवेशन वगैरह आने के चांसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा डिटेल में कर रहे हैं। तो अगली बात कार्नोट्स हीट इंजन, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत आने हैं, न्यूमेरिकल्स भी बहुत आने हैं। ऊपर से अगर पूरा कर लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इसका पहला पॉइंट मैंने बनाया कि जी इट इज अ, मतलब पहला पॉइंट बनाते हैं हम, ये है क्या। तो सबसे पहली बात आपने लिखनी है कि कार्नोट्स हीट इंजन is a theoretical engine which cannot be realized in practice, which gives maximum possible efficiency। तो क्या मैंने बोला सबसे पहले में, it is a theoretical heat engine, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, इट्स ए theoretical heat engine which cannot be realized in practice, but it gives maximum possible एफिशिएंसी। मतलब हम कह सकते हैं नो अदर हीट इंजन इज मोर एफिशिएंट देन कार्नोट्स
हीट इंजन। कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो कार्नोट हीट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। ठीक है जी, नो अदर हीट इंजन इज मोर एफिशिएंट देन कार्नोट्स हीट इंजन। ये इसके बारे में इतना लिख लो। अगली बात कि इसने कहा क्या, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, मेरा पहले नंबर पर कि आपको ये पता होना चाहिए यार है क्या, क्या लिखोगे शॉर्ट में, तो ये लिख देना। दूसरे नंबर पर कि कैसे, ये कहता है कि कैसे करवाना है, मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कार्नोट्स हीट इंजन। स्टेप्स इन्वॉल्व मतलब कि अपना जो साइकिल होता है ना, पूरा साइकिल मतलब एक्सपेंशन, एंड कंप्रेशन का जो साइकिल होता है। कोई भी इंजन होगा यार, हमने इतनी तो बात कर ही ली कि कोई भी इंजन होगा उसमें पहले एक्सपेंशन होनी है, एक्सपेंशन के दौरान वर्क होना है, फिर कंप्रेशन होनी है, कंप्रेशन के दौरान थोड़ी बहुत हीट इसने इधर उधर सराउंडिंग्स में लूज कर देनी है। ठीक है जी, तो कोई भी साइकिल होगा उसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन होनी है। नॉर्मली एक्सपेंशन कैसे हो, कंप्रेशन कैसे हो, हम उसमें कुछ कंडीशन नहीं लगाते, लेकिन कार्नोट कहता है कि भाई एक्सपेंशन और कंप्रेशन का जो साइकिल है पूरा सिस्टमेटिकली होना चाहिए, जैसे मैं बोलता हूं वैसे। वो कहता है जो एक्सपेंशन है एक बार में नहीं होनी चाहिए, एक्सपेंशन शुड बी इन 2 स्टेप्स। एक्सपेंशन कहता है 2 स्टेप में होनी चाहिए। एक्सपेंशन का स्टार्टिंग का पार्ट आइसोथर्मली होना चाहिए, लेटर पार्ट एडियाबैटिकली होना चाहिए। और कंप्रेशन भी कह रहा है 2 स्टेप में होनी चाहिए। कंप्रेशन का फर्स्ट स्टेप आइसोथर्मल, अगला स्टेप एडियाबैटिक होना चाहिए। कह रहा है ऐसे साइकिल कंप्लीट करवाओ, एफिशिएंसी तुम्हें ज्यादा मिलेगी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल स्लो होती है, एडियाबैटिक फास्ट प्रोसेस है, पता है आपको। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी 4 स्टेप्स कह रहा है इन्वॉल्व करो साइकिल में। क्या क्या? पहला स्टेप होना चाहिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरे नंबर पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरे नंबर पर कह रहा है जब कंप्रेशन हो रही है फिर से क्या हो, आइसोथर्मल कंप्रेशन या फिर एडियाबैटिक। हम ये भी कई बार कह देते हैं कि कार्नोट हीट इंजन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ theoretical heat engine giving maximum possible efficiency based on these 4 steps: isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression and adiabatic compression। ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके 4 स्टेप है। मतलब दूसरी बात में पता होना चाहिए आपको कि यार इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, ये इसके स्टेप्स इन्वॉल्व। ठीक है, बाकी हमने बोला है ये थ्योरेटिकली, ठीक है, कॉपी पेन से बस कागजी तौर पर इसको तैयार किया। ये स्टेप्स जो हैं इतने आइडियलिस्टिक हो जाएंगे कि प्रैक्टिकली इनको कर पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। यार हमारी सराउंडिंग्स तो सिंक का काम करेगी ना, सिंक जो है सराउंडिंग्स हैं, अब वहां पर ऐसी प्रैक्टिकल स्थिति में चारों स्टेप इन्वॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बेसिक मॉडल के तौर पर उसने किया यूज, इसका प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा, लेकिन हां इस पूरे कंसेप्ट को एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और जो भी इंजन है उसकी एफिशिएंसी फिर किसी भी कार्नोट इंजन के कंपैरिजन में देखी जाती है कि वो
आइडियल स्थिति के कितना नजदीक है या आइडियल स्थिति से कितना दूर है। तो दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात में इसका एक बेसिक लेआउट है, वर्किंग नहीं करवाएंगे, ठीक है। उसका एक बेसिक लेआउट जो ये देता है वो ऐसे देता है, तीसरे नंबर पे बेसिक लेआउट में इसने बोला कि जी एक क्या होगा, वर्किंग सब्सटेंस होगा, ठीक है। एक सोर्स होगा और एक सिंक होगा, वो तो अब होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले एक वर्किंग सब्सटेंस लिया जी। वर्किंग सब्सटेंस में तो वही पिस्टन रखना पड़ेगा एक, ठीक है। ये ऐसा होता नहीं है, ये बेसिक मॉडल है, वो भी कहां पर, कॉपी पेन के हिसाब से, कॉपी पर, कागज पर, ठीक है जी। इसकी वॉल्स कैसे रखनी है, इंसुलेटिंग। ये इंसुलेटिंग वॉल्स हैं जी। वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर है जी। नीचे वाली वॉल कंडक्टिंग रखनी है, ठीक है। नीचे वाली वॉल क्या है, ये कंडक्टिंग है। ये साइड वाली इंसुलेटिंग वॉल्स है, ये नीचे वाली कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है। ये वाली जो वॉल है कंडक्टिंग है, मतलब यहां से उसने हीट क्या करनी है, गेन करनी है, ओके। अब एक चाहिए हमें सोर्स, एक चाहिए सिंक। वर्किंग सब्सटेंस तो हो गया। ये यार इसको बोलेंगे हम इंसुलेटिंग बेस या इंसुलेटिंग पैड, ठीक है जी। एक है जी सोर्स एट T1, एक होगा जी सिंक एट T2। फिर वही बात, T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। जैसे ये इंसुलेटिंग वॉल्स है ना, ये भी इंसुलेटिंग है। अब कह रहा अगर ऐसा सिस्टम हो जाए कि जब हमने हीट गेन करवानी है, यहां से हीट लेनी है ना इसने Q1, तो कह रहा है इसको यहां पे रख दिया जाएगा, ये यहां पे रख दिया जाएगा, ठीक है। इसको इस पे रखो, ये कंडक्टिंग वॉल है, ये सोर्स है, ये नीचे से हीट ले लेगा धीरे धीरे आइसोथर्मली, और धीरे धीरे इसकी क्या होनी शुरू हो जाएगी, हीट लेके एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी। अभी ये एक्सपेंड हो ही रहा है, पूरी एक्सपेंशन नहीं हुई है, अभी हीट इसने ली है, धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। अभी ये एक्सपेंड हो ही रहा है, इसको उठा के यहां पे रख देंगे। जब इसके ऊपर रख देंगे तो देख साइड वाली वॉल्स इंसुलेटिंग है और नीचे बेस भी क्या हो गया, इंसुलेटिंग हो गया। सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इंसुलेटिंग हो जाएगा। जो एक्सपेंशन हो रही थी वो होगी थोड़ी सी, लेकिन क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने हीट गेन करवाई, एक्सपैंड हुआ, सेकंड स्टेप में हमने इसको इसके ऊपर रख दिया, ऊपर रखने से चारों तरफ से बंद हो गया, हीट का लॉस और गेन नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सपेंशन तो होगी जो हो रही थी। तो सेकंड स्टेप में जो एक्सपेंशन होगी वो कैसी मान ली जाएगी, एडियाबैटिक, ठीक है जी। अगले स्टेप में इसको यहां रख दिया जाएगा। अब नीचे वाला जो है वो कंडक्टिंग है, इसकी नीचे वाली वॉल कंडक्टिंग है ना, इसको जब यहां रख देंगे, सिंक का टेम्परेचर कम है, वो हीट ले लेगी, हीट लेगी तो कंप्रेशन शुरू हो जाएगी उसकी। अभी कंप्रेशन हो ही रही है आइसोथर्मल वाली, इसको फिर से उठा के यहां रख दिया जाएगा।
जैसे रखोगे फिर से बंद। कंप्रेशन का जो लेटर पार्ट है वो एडियाबैटिक हो जाएगा। कह रहा अगर ऐसा कोई सिस्टम कर दो तो कि जी पहले इसको इसके ऊपर रखना है, यहां से हीट लेनी है, अभी एक्सपेंशन हो ही रही है, फिर इसको इंसुलेटिंग पैड पे रख देना है, फिर उसके बाद सिंक पे रख देना है, वो हीट लूज करेगा, अभी हीट लूज हो ही रही है, कंप्रेशन हो ही रही है, फिर से उस पर रख देना है। कह रहा अगर ऐसे करवाओ पूरा स्टेप तो बात बन सकती है। अब देखो फिर वही बात, थ्योरेटिकली ये करवाया जा सकता है बट प्रैक्टिकली ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम कह देते हैं ठीक है भैया बना दिया डायग्राम, थ्योरेटिकली चलेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो पहली बात ये बताना है कि है क्या, व्हाट इज कार्नोट हीट इंजन। दूसरी बात, कार्नोट हीट इंजन ये तो रट लो ना यार कि कार्नोट हीट इंजन जो है इट इज बेस्ड ऑन 4 स्टेप्स। कौन कौन से? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। कह रहा है इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए साइकिल कंप्लीट होना चाहिए एक्सपेंशन कंप्रेशन का। और कह रहा है ऐसे करवाने की कोशिश कर लो, लेकिन हमने बोला कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मान लिया जाएगा। बाकी जो इंजन बनाए जाएंगे इसके हिसाब से उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि कितना का स्टैंडर्ड बन पाया है कोई भी इंजन। ठीक है जी, तो ये कोई वर्किंग नहीं थी, बस वैसे एक पर्टिकुलर मॉडल था कि ऐसे अगर हो जाए तो बात बन सकती है। अब अगली बात कि हमने कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन की। कार्नोट हीट इंजन कैसे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, या अगर ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि आइडियल स्टेप्स हैं सारे, तो एफिशिएंसी वो आती कितनी है? क्योंकि अगर हमें इसकी एफिशिएंसी पता होगी कि जी मैक्सिमम एफिशिएंसी तो इतनी आनी है, तभी किसी इंजन की एफिशिएंसी हम इसके साथ कंपेयर करवाएंगे ना। तो बेटा अगली बात है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल एंड कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन। लिख लो, ये चौथे नंबर पे आएगा बेटा अपना पॉइंट। हमने पॉइंट्स बनाए थे ना, तो अगला पॉइंट अपना 4th नंबर पे बनेगा, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग अ कार्नोट साइकिल एंड देन इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, चौथे पे वर्क डन, 5वें पे चल एफिशिएंसी लिख देंगे। तो चौथे नंबर पे क्या करने जा रहे हैं हम, वर्क डन ड्यूरिंग कार्नोट्स साइकिल। ठीक है ना, एक कार्नोट साइकिल जो है उसके दौरान हमने वर्क डन फाइंड करना है। अब हमें पता है यार इसके 4 स्टेप हैं, है ना। सबसे पहले क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ कैलकुलेट करता हूं, वही पीवी डायग्राम अपना, ठीक है, तो ये मान लो फर्स्ट स्थिति है। पहले क्या होनी है भाई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होनी है। ठीक है जी, तो पहले क्या हुई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, थोड़ी स्लोप कम। फिर क्या होनी है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, स्लोप ज्यादा। फिर कंप्रेशन होनी है, कैसी भाई, आइसोथर्मल, स्लोप कम। और फिर क्या होनी है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, स्लोप ज्यादा। ठीक है जी, ध्यान देना, ये जो पॉइंट है ये पहली स्थिति थी जब प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 थी और टेम्परेचर T1 था। ठीक है, प्रेशर कितना था सबसे पहले, P1, वॉल्यूम कितनी थी, V1 थी। प्रेशर सबसे पहले P1 था,
और उस वक्त वॉल्यूम ये रही V1 थी। ठीक है, एक्सपेंशन हो गई, मान लो एक्सपेंशन हुई, लेकिन बेटा फर्स्ट स्टेप क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है ना, तो कौन सी स्टेज पे पहुंच गए हम? P2 V2 पर। ये सेकंड स्टेज पहुंच गई, P2 V2। लेकिन देख टेम्परेचर T1 का T1 ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप कैसा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। पहला स्टेप क्या है तुम्हारा? P1 V1 से बेटा P2 V2 पहुंच गए, लेकिन टेम्परेचर T1 का T1 ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो था वो कैसा था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। ठीक है, सेकंड स्टेप में P2 V2 से आप कहां पहुंच गए? P3 V3 पे पहुंच गए, लेकिन टेम्परेचर T1 से T2 हो जाना। ये पहला स्टेप था भाई, ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में V1 से कहां पहुंचे? V2। दूसरे स्टेप में कहां पहुंच गए? V2 से V3 पहुंच गए। तो सेकंड स्टेप बेटा जी, P2 V2 से P3 V3 पहुंचे हैं। P2 V2 से P3 V3 पहुंचे हैं। टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। देख फर्स्ट से सेकंड स्टेप में टेम्परेचर T1 ही रहा, P2 V2। अब ये T2 हो गया, क्योंकि यहां टेम्परेचर की कंडीशन नहीं है कि कांस्टेंट रखना है कि नहीं रखना है। तो बेटा सेकंड स्टेप में टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है तो एक्सपेंशन ही। वॉल्यूम बेटा V2 से V3 हुई, लेकिन इस बार टेम्परेचर की कंडीशन कांस्टेंट नहीं थी, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो गया T1 से T2, वॉल्यूम V2 से V3 होगी। अब स्टार्ट हो गई भाई कंप्रेशन। तीसरा स्टेप क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये P3 V3 से कहां पहुंचेंगे? P4 V4 स्टेज पहुंच जाएगी। टेम्परेचर T2 का T2 रहेगा भाई। तीसरा स्टेप P3 V3 से फाइनली P4 V4 पे पहुंच गए। टेम्परेचर T2 का T2 रहेगा, क्योंकि ये भी आइसोथर्मल है, लेकिन हां कंप्रेशन है। वॉल्यूम V3 से V4 पहुंच गई, लेकिन अभी भी इनिशियल वॉल्यूम पर हम नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, पहले V1 से V2 हुई, V3 हुई एक्सपेंशन, फिर V3 से V4 होगी, और फाइनली लास्ट स्टेप में इसने फिर से उसी स्टेज में पहुंच जाना है, P1 V1। तो जो चौथा स्टेप है वो क्या हुआ जी? P4 V4 से वापस P1 V1, और टेम्परेचर वही T1 पे पहुंच जाना। ठीक है, क्या हुई है जी? कंप्रेशन। कौन सी? एडियाबैटिक कंप्रेशन। मैंने जी, तो ये इसका ग्राफ भी बना लेने। हर स्टेप का अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं, ईच स्टेप का, तो आएगा कुछ ना कुछ। देख फर्स्ट स्टेप का वर्क डन जो आएगा, यहां से लेके इसके अंदर जो एरिया है, अगर मैं इसको A, B, इसको C
और इसको डी मान लूं, तो बेटा ए बी कर्व के अंडर जो एरिया है वो किसका वर्क डन है? फर्स्ट स्टेप का बीसी कर्व के अंडर जो एरिया, जैसे अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बना दूं, वो अगले स्टेप का है। नेट वर्क डन जो आएगा वो तो खैर ये आ जाएगा। तो अगर बेटा ग्राफ से देखें तो नेटवर्क डन आया पड़ा है, लेकिन हमें ग्राफ से नहीं, हमें मैथमेटिकली वर्क डन चाहिए होगा, जिसके लिए हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो पहले वर्क डन आएगा, फिर ही एफिशिएंसी कैलकुलेट होगी ना। तो अगली हेडिंग क्या चल रही है? वर्क डन ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल। पहले मैंने कार्नोट साइकिल बताया कि भैया 4 स्टेप बनेंगे, P1 V1 से P2 V2 जाएगा, P2 V2 से P3 V3 जाएगा, फिर वापस P4 V4 आएगा, और फाइनली फर्स्ट स्टेज पे पहुंचेगा 4 स्टेप में भैया कार्नोट के। आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, एक्सपेंशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन कंप्रेशन। अगली बात है वर्क डन मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे। तो हमने बोला ये आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया किया। आगे लिखना है W1, ठीक है। W1 क्या हुआ? वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये आपने नोट कर लिए। क्या क्या हुआ, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि सारे वर्क डन एक ही बार में आ जाएंगे फिर। ओके जी। अब बेटा अगर आपके पास अपनी कॉपीज हैं, नोट्स वोट्स बना रखे हैं, तो हमने आपको पिछले काम कराया हुआ है। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। भाई अपनी वो कॉपी के पन्ने खोल लो, क्योंकि वहां से डायरेक्ट रिजल्ट उठाएंगे हम यार, ठीक है। आपको अपनी कॉपी के वो पेज खोलने पड़ेंगे, वहां से हम डायरेक्टली रिजल्ट उठाएंगे, डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही यूज करना है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो भी डायरेक्ट ही यूज करना है, ठीक है। तो बात अपनी क्या चल रही है? वर्क डन ड्यूरिंग कार्नोट्स साइकिल, ठीक है जी। वर्क डन ड्यूरिंग कार्नोट्स साइकिल। सबसे पहले स्टेप 1 कौन सा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कौन सा? P1 V1 से जब हम P2 V2 गए थे, टेम्परेचर T1 का T1 था। मैंने बोला था कॉपी खोल लो और वहां पे चेक करो कि फर्स्ट स्टेप में आइसोथर्मली हुआ ना भाई। तुम्हें पता है आइसोथर्मल अगर मैंने करवा दिया आइसोथर्मली, तो इंटरनल एनर्जी में तो चेंज हुआ नहीं है ना। आइसोथर्मली के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर आइसोथर्मली कराया तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा नहीं। वर्क डन किसके इक्वल होगा? हीट के इक्वल होगा। वर्क डन किसके इक्वल होगा भाई? हीट के इक्वल होगा। तो फर्स्ट स्टेप में इसने सोर्स से हीट लेनी है ना, Q1 हीट लेनी है, ठीक है। यहां पे Q0 है, यहां पे फिर से हीट लूज करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में हीट कितनी ली थी? Q1। आइसोथर्मली हुआ ना, सारी हीट वर्क में कन्वर्ट होती मानेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। और वर्क डन का फार्मूला क्या है याद करो? nRT log ऑफ V2 बाय V1। याद करो, याद करो। आइसोथर्मल वाले केस में वर्क डन कैलकुलेट किया हुआ है हमने। V1 से अगर V2 गए हो तो यहां पे V2 बाय V1 आएगा। टेम्परेचर T1 चल रहा है ना भाई, फर्स्ट स्टेप का टेम्परेचर T1 चल रहा है, तो यहां T1 लग जाएगा। ये हमने किया हुआ है कि वर्क डन इक्वल टू nRT log ऑफ V2 बाय V1 या P1 बाय P2 होता है। अपने स्टेप चेक कर लो, मैंने बोला पुराना रिजल्ट उठाया मैंने। तो दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट केस, ठीक है। इट इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी V2 V1। ये देख ए बी V2 V1, एरिया अंडर ए बी
V2 V1 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप का वर्क डन। नोट करके रखना है भाई बढ़िया से। आगे लिख ले सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप 2 में कहां से कहां गए भाई? P2 V2 से P3 V3 गए। कैसे गए? एडियाबैटिकली। तो हीट का कोई आदान प्रदान तो होगा नहीं। अब स्टेप 2 का वर्क डन, याद करो, याद करो, एडियाबैटिक का वर्क डन था NR डिवाइडेड बाय गामा -1। ब्रैकेट में क्या था? T1 माइनस T2। याद करो, NR डिवाइडेड बाय गामा -1। अगर मैं 1 माइनस गामा लिख दूं तो T2 माइनस T1 है। अगर गामा -1 लिखूंगा तो T1 माइनस T2 बनेगा। T1 से T2 पहुंचे ना, तो T1 माइनस T2 बनेगा। ये हो गया वर्क डन ड्यूरिंग सेकंड स्टेप, जो कि किसके अंडर एरिया होगा? सेकंड स्टेप देख कहां से हुआ, बी से सी गए ना, तो बी सी V3 V2 ये आएगा सेकंड स्टेप के अंडर। बी सी V3 V2 एरिया अंडर बी सी V3 V2। चेक कर लेना भाई कहीं हम गलत ना बोल दे कुछ। सेकंड स्टेप ये है बी से सी, बी सी V3 V2, इसके अंदर जो एरिया आएगा वो हो गया W2। बेटा जी सिमिलरली तीसरा स्टेप जो होगा, यानी कि स्टेप 3, जो कि P3 V3 से हम P4 V4 पे पहुंचे हैं। टेम्परेचर यहां पर T1 से T2 हो गया था, लेकिन ये T2 का T2 रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल है, कंप्रेशन है, आइसोथर्मल है। वर्क डन क्या होगा? W3, क्योंकि आइसोथर्मल है तो जितनी भी हीट इन्वॉल्व है, इस बार हीट लूज हुई है ना बेटा, नेगेटिव आएगा। जो भी हीट है वर्क के इक्वल आ जाएगी। और वर्क डन का फार्मूला थोड़ा ध्यान देना, nRT log ऑफ V2 बाय V1। V2 मतलब जहां पहुंचे, V1 मतलब जहां से चले। तो बेटा इस बार आप 3 से 4 गए हो ना, तो V2 की जगह आएगा V4 और यहां आएगा V3। वर्क डन रहेगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि कंप्रेशन है। कंप्रेशन के दौरान वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ओके, ये किसके अंडर एरिया? अगर मैं एरिया के हिसाब से देखूं तो ये कौन सा स्टेप है? तीसरा है ना, ये वाला। तो एरिया आएगा सी, यहां से सी V3 V4D। सी से चले ना, सी V3 V4D के अंडर एरिया, सी V3 V4D पे पहुंचे ना। ठीक है, इस बार इधर को पहले बी सी आएगा यहां पे, लेकिन सी V3 ऐसे आएगा। ठीक है जी। अब ये हो गया फोर्थ स्टेप का वर्क डन मेरे भाई, सॉरी थर्ड स्टेप का। आगे देखो, फोर्थ स्टेप यानी स्टेप 4, यानी P4 V4 से वापिस कहां चले गए? P1 V1। टेम्परेचर T2 से वापिस कहां पर चले गए? T1। वर्क डन W4। हीट की कोई इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है, एडियाबैटिक है, कंप्रेशन है। वर्क डन का फार्मूला इसी के हिसाब से आएगा NR गामा -1। इस बार पहला वाला टेम्परेचर कौन सा है? ये T1 से T2 गए थे ना, ये T2 से T1 गए हैं, तो यहां आएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू एरिया अंडर। अगर मैं एरिया लूं, फोर्थ स्टेप का क्या आएगा?
डी वी फोर वी वन ए, डी वी फोर वी वन ए। अगर एरिया के टर्म्स में देखें तो एरिया वाले वर्क डन भी करा दिए। तो अब बेटा ये हो गए आपके चारों के चारों वर्क डन। तो बेटा यार वर्क डन हमारे कैलकुलेट हो गए यार चारों स्टेप के, W1, W2, W3 एंड W4। साइक्लिक प्रोसेस है, वापस सेम स्टेट पे पहुंच गया। तो अगली बात लिखना जी कि नेट वर्क डन, नेट वर्क डन ड्यूरिंग कार्नोट्स साइकिल। ठीक है, ये भी मिटा देंगे, अभी लिखा रहने दिया, वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो नेट वर्क डन ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल बेटा ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप का वर्क डन प्लस सेकंड स्टेप का वर्क डन प्लस थर्ड स्टेप का प्लस फोर्थ स्टेप का। ठीक है जी। अब बेटा ध्यान से देखो, जो फर्स्ट स्टेप था उसका वर्क डन की पूरी एक्सप्रेशन है, लेकिन वो किसके इक्वल है, Q1 के इक्वल भी है। तो हम फिलहाल यहां पर इसकी जगह इसका भी यूज करेंगे, तभी हमने लिखा था। लेकिन फिलहाल यही चीज बेटा Q1 के इक्वल भी है, हमने लिख दी, प्लस ध्यान से सुनना W3 जो है आपका, ठीक है, W2 मैं अलग लिखूंगा, W3 जो है चेक करो, ये पूरी वैल्यू है -nRT log of V4/V3, लेकिन ये Q2 के इक्वल भी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, -Q2। ये W3 की वैल्यू लिखी है बेटा, प्लस W2 प्लस W4, फिर ऐसे लिख दिया। देखिए W1 है, ये W2 है, ये W3 था, ये W4 हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना है, ये तो बन गया Q1 माइनस Q2 प्लस, यार ये चीज क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। क्यों भाई, W2 की वैल्यू चेक कर लो, NR गामा -1 T1 माइनस T2, और W4 की वैल्यू चेक कर लो, NR गामा -1 T2 माइनस T1। अब वो कैसे आए थे वो पहले बताए हमने, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वलेंट, ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड में भाई सेम है। इसका माइनस कॉमन निकाल लेगा ना, तो ये भी T1 माइनस T2 हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, साइन ऑपोजिट हो गए हैं। एक पॉजिटिव वर्क डन था, एक नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि W1 इज इक्वल टू माइनस W2, तो दोनों का सम हो गया 0। मतलब Q1 माइनस Q2। अब वो तो वैसे भी हमें पता ही था, कोई खास बात नहीं थी। अब ये कार्नोट इंजन की कोई खास बात तो थी नहीं, ये तो वैसे भी हमें पता था कि अगर एक कंप्लीट साइकिल हुआ है, पहले एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है अगर वो Q1 है, कंप्रेशन के दौरान हीट रिलीज होती है अगर वो Q2 है। तो नेट वर्क डन तो वैसे भी कितना आता है, Q1 माइनस Q2 आता है, और वो जो Q1 की बेटा वैल्यू है वो ये रही, और जो Q2 की वैल्यू है स्टेप 3 में वो ये रही आपके पास। ये Q2 की क्या थी, वैल्यू थी। ये बाद में पुट करेंगे, करते हैं इसका यूज, लेकिन हमने बोला कि यहां से पूरा कंफर्म हो गया कि यार बिल्कुल वही रिजल्ट जो एक नॉर्मल इंजन में वर्क डन का फार्मूला आता है, Q1 माइनस Q2, कोई भी इंजन हो। तो कार्नोट हीट इंजन में भी हीट एब्जॉर्ब Q1 थी, रिलीज Q2 थी, वर्क डन कितना हुआ है W, जो कि W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 है, नेट वर्क डन ये हो गया। ठीक है जी। अब हमें ये भी पता है, यहां तक नोट कर लिया होगा, बहुत बढ़िया, ये अपना नोट करके रख लो, यहां तक ये आ गया कि वर्क डन कार्नोट साइकिल में भी Q1 माइनस Q2 ही आया। अब अगली बात सुनना, अगली बात लिखते जाओ यार, ये मैं मिटा नहीं रहा भी, पूरा इनका यूज होना है। अगली बात हमने लिखी कि एफिशिएंसी ऑफ अ हीट
इंजन, कारनोट इंजन नहीं बोला, कोई भी हीट इंजन हो। कारनोट साइकिल का भी वर्क डन यही आया, किसी और नॉर्मल इंजन होता उसका जो नॉर्मल साइकिल होता उसका भी वर्क डन यही आना था, आ गया। एफिशिएंसी में हमने याद करो फॉर्मूला निकाला था 1 माइनस Q2 बाय Q1। कोई भी जनरल इंजन है, जनरल साइकिल है, कारनोट नहीं भी है, तो एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, कैलकुलेट किया अभी थोड़ी देर पहले हमने, उसको देख लेना। अब आगे लिखना, नाउ फॉर अ कारनोट्स हीट इंजन। अब हम यहां पर कारनोट्स की बात लगाएंगे। हमने जो कैलकुलेशन की कारनोट के लिए करके रखी हुई है, ठीक है, उनका यूज करना है। अगर वैसे जनरल बात करें तो एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 बाय Q1 है। अगर कारनोट इंजन की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी बन जाएगी यार 1 माइनस Q2। देख Q2 हमने कैलकुलेट कर रखा है, Q2 नेगेटिव है तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, इट इज माइनस NR T। ये T कौन सा था भाई, W3 में आइसोथर्मल था ना, तो ये क्या था, T2 था। करेक्ट करो इसको। फर्स्ट स्टेप में T1 था, सेकंड स्टेप में T1 से T2 पहुंचे, थर्ड स्टेप में T2 ही रहेगा, आइसोथर्मल है। फोर्थ स्टेप में फिर से T2 से T1 पहुंचेंगे, तो इसको करेक्ट कर लो भाई, थर्ड स्टेप था जो, इसमें T नहीं T2 है, तो ये बन गया NR नेगेटिव है ये T2 log ऑफ V4 बाय V3। इसके नीचे Q1 है, Q1 की जगह क्या है, NR T1 log ऑफ V2 बाय V1। भाई ये नोट कर लेना और ध्यान से करना, यहीं पे अब मेन रिजल्ट आपका आने वाला है। हमने मिटा दिया, आप अपनी कॉपी से देख कर देख लो कि वैल्यूज जो बिठाई हैं भाई वो प्रॉपरली सेट हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, जो भी वैल्यूज हमने सेट की हैं वो प्रॉपरली आ गई हैं या नहीं आई हैं, अपनी कॉपीज वगैरह में से देखकर थोड़ा सा चेक कर लो। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। फाइनली हम एफिशिएंसी की ओर बढ़ चुके हैं और एफिशिएंसी कारनोट्स हीट इंजन की बस ये लगा लो निकलनी वाली है, रिजल्ट आने ही वाला है। अब उसमें देखो जो कटिंग हो रही है भाई, उसकी कटिंग कर दो, आपका NR कट हो जाएगा। ठीक है, NR की क्या हो जानी है, कटिंग हो जानी है। जगह थोड़ी सी बना लें दो भाई, लिखना पड़ेगा अभी कुछ ना कुछ। ओके जी, हाँ जी बेटा, NR तो कैंसिल हो जाएगा। देखो अब एक स्टेप ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये तो हुआ N1 माइनस, ध्यान देना यार, ये T2 है, ये लॉग ऑफ V3 बाई V4 कर दिया मैंने। अब ये चेक कर लो क्यों कर दिया, NR कट चुका है, ये T1 है, लॉग ऑफ V2 बाय V1 है। थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस था ना, ये लॉग की पावर में चले जाएगा। देखो n log x इज इक्वल टू log x की पावर n, कई बार कर लिया हमने, कहीं पे लिखा हो log x की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं n log x। अब भैया n -1 था, चाहे इसको -1 log x लिख लो, चाहे log x की पावर -1 लिख लो। तो मैंने ये जो -1 था log, ये x है, इसकी पावर -1 कर दी, माइनस को हटाया तो ये पलट गए V3 बाय V4 हो गया। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है जी। अब देखो एफिशिएंसी, अगर तो एक नॉर्मल हीट इंजन है, कारनोट की बात नहीं चल रही, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 आएगा।
अगर कार्नोट्स हीट इंजन है तो उसकी एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस T2 लॉग ऑफ V3 बाई V4 लॉग ऑफ V2 बाई V1, नीचे T1 भी है। अब इसको थोड़ा सा बेटा और सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देना, लिख लो, नोट डाल के लिख लो या जैसे भी लिख लो, और सिंप्लीफाई करते हैं। जो आपका स्टेप 1 था वो क्या था यार, उसमें आप P1 V1 से P2 V2 गए थे, और कैसे गए थे, आइसोथर्मली। तो बेटा आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आइसोथर्मल में इक्वेशन क्या चलती है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब अगला जो स्टेप था, स्टेप दूसरा, इसमें आप P2 V2 से P3 V3 पहुंचते हो, लेकिन कैसे, एडियाबैटिकली। अब भाई एडियाबैटिकली गए तो उसकी इक्वेशन क्या चलती है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, याद करो। तो P2 V2 से P3 V3 गए हो ना, तो P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। ऐसी भाई मेरे जो आपका अगला स्टेप है, स्टेप 3, उसमें आप P3 V3 से P4 V4 पहुंचते हो, मगर कैसे, आइसोथर्मली। अगर भाई आइसोथर्मली पहुंचते हो तो इक्वेशन क्या बनेगी, PV इक्वल टू कांस्टेंट, यानी 3 से 4 गए हो तो P3 V3 इक्वल टू P4 V4 बनेगा, इसको मान लो C। सिमिलरली सब लिख लो ना भाई, स्टेप 4 में आप कहां से कहां पहुंचे, P4 V4 से वापस P1 V1 पहुंच गए, कैसे, एडियाबैटिकली। अब क्योंकि आप कैसे पहुंचे, एडियाबैटिकली, तो अगली इक्वेशन क्या बनेगी, P4 V4 से P1 V1 पहुंच गए, इसको लगा लो D। तो ABCD 4 इक्वेशन होगी। अब चारों को भाई मल्टीप्लाई कर ले, ABCD चारों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब LHS वाली साइड पे मल्टीप्लाई हो जानी है, RHS वाली साइड पे। तो हमने लिखा फ्रॉम ABCD, भाई ये LHS वाली साइड पे रखनी है, ये बनेगी P1 V1, ये बनेगी P1 V1, ये है ना भाई, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था। दूसरी क्या बनेगी, P2 V2 की पावर गामा। तीसरे में क्या आएगा, P3 V3। चौथे में क्या आएगा, P4 V4 की पावर गामा। बेटा LHS वाली साइड पे रख के मल्टीप्लाई कर दो, RHS वाली साइड पे। इसकी RHS क्या है, P2 V2। इसकी RHS क्या है, P3 V3 की पावर गामा। C वाले की RHS क्या है, P4 V4। और D वाले की क्या है, P1 V1 की पावर गामा। ठीक है जी। अब देखो इसमें से कुछ कटिंग होती हो, P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4, भाई ये तो कट गए। P1 P2 P3 P4 दोनों साइड हैं, P1 से P1 P2 से P2 P4 से P4 P3 से P3, सब कट गए। बचा क्या अब यहां पर, यहां बचेगा V1 V2 की पावर गामा, V3 V4 की पावर गामा। उधर देख, V2 V3 की पावर गामा, V4 V1 की पावर गामा। अब थोड़ा और चेक कर ले, ये V1 है और इधर V1 की पावर गामा है।
यानी अगर इधर V1 है तो इधर V1 की पावर गामा है। जब यार ये V1 उसके नीचे जाएगा तो बचेगा क्या, V1 की पावर गामा -1 बचेगी, एक पावर कट जाएगी। ठीक है, चेक करो सबके साथ ही ऐसा होगा। तो कटिंग करके देखो क्या रिजल्ट आ रहे हैं। लंबा खींच रहा है काम, लेकिन ये लंबा ही खींचता होता है भाई, क्या करेंगे। तो अगर आप ध्यान देते हो, इसको सॉल्व करते हैं जब हम, हो गया भाई, हो गया। हाँ जी, इसमें बेटा देखो ये V1 है, ये V1 की पावर गामा है, V1 को उधर भेज रहा हूं मैं, तो इधर बचेगा V1 की पावर गामा -1, एक पावर कट जाएगी। इधर V2 की पावर गामा है, इधर V2 है, V2 इधर ले आ नीचे, एक कट जाएगा, ये बचेगा V2 की पावर गामा। ये देख ये V3 है, उसको उधर ले जा, इधर V3 की पावर गामा थी, ये बनेगा V3 की पावर गामा -1, ये भी गामा -1 था भाई, ये कट गया। ऐसे ही ये V4 की पावर गामा है, उधर से V4 एक आ रहा है, एक कट जाएगा, V4 की पावर गामा -1। भाई देख ले, V2 V4 सारे की पावर गामा -1, V1 V3 सारे की पावर गामा -1। भाई पावर सेम है, इक्वालिटी लगी हुई है, तो बेस सेम भी होंगे ही। तो यहां से क्या निकला, V2 V4 इज इक्वल टू V1 V3 ये क्या बन गया, V2 के नीचे V1, V3 के नीचे V4। प्रूव करना पड़ेगा कि जी ये जो कार्नोट साइकिल हुआ है इसमें V2 बाय V1 V3 बाय V4 के इक्वल होता है अगर कार्नोट साइकिल फॉलो किया है। तो ये स्टेप जो यहां पे अटका पड़ा था लंबा सा, अब ये कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। हम क्या चेक करते हैं कि जी ये चीज और ये चीज तो हमने आपस में क्या करवा दी, इक्वल प्रूव करवा दी कार्नोट साइकिल के लिए। ये जनरल हीट इंजन है, कोई भी एनी हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी है, ये कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी बन गई, ये भी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी है, लेकिन ये बढ़िया सा रिजल्ट नहीं बन रहा था। हमने ये प्रूव करवा दिया कि यार कार्नोट हीट इंजन में तो ऐसा भी हो सकता है। उसकी वैल्यू पुट कर दे, वो लॉग लॉग कट गए, सेम ही तो आ गया ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लॉग के साथ सेम हो जाएगी। तो बचेगा क्या मेरे भाई, बचेगा बस ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। ये जो रिजल्ट है भाई ये आपके काम आना है, और ये है एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट्स हीट इंजन। देखो न्यूमेरिकल्स में तो रिजल्ट ही यूज होना है, लेकिन हमने सारा इसलिए कर लिया, एक तो सिलेबस में होता है, चलो, दूसरा सारा करने से ही तो अंदर की बातें सारी बेसिक कंसेप्ट निकल कर आएगा ना। तो कार्नोट हीट इंजन क्या है, ये एक आइडियल स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल हीट इंजन है जो कि 4 स्टेप्स पर आधारित है। कौन कौन से स्टेप, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है जी, 4 स्टेप होंगे, तो चारों के अपने अपने वर्क डन होंगे। हमने उसका कर्व भी बनाकर देखा था। फिर नेट वर्क डन आ जाएगा, वो तो Q1 माइनस Q2 ही आ गया। और अगर बेटा वो ग्राफ से निकालते हैं तो ग्राफ के अंडर वो जो क्लोज्ड ग्राफ हो गया ना, चारों बंद हो गया, उसके बीच का जो एरिया ABCD था शायद, उसके अंडर जो एरिया आ जाएगा वो नेट वर्क डन आ गया। नेट वर्क डन वही आ गया था Q1 माइनस Q2। बाकी उनकी वैल्यूज जो हैं, W1 की क्या थी, W2 की क्या थी, W3 की क्या थी, W4 की क्या थी, वो भी खैर पता होनी चाहिए। इंडिविजुअली अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो कर हमने ये रिजल्ट निकाला
कि भाई अगर कार्नोट साइकिल चल रहा है तो V2 बाई V1 इक्वल टू V3 बाय V4 होगा, और ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 माइनस T2 बाय T1 आ जाएगी। एफिशिएंसी विल बी 1 माइनस T2 बाय T1। अब यहां पर कुछ नोट करने वाली बातें होंगी बेटा जी, कुछ नोट करने वाली बातें, जैसे यार पहली बात तो ये कि जो T1 एंड T2 हैं दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन केल्विन, तब रिजल्ट सही आएंगे, वरना गलत आ जाएंगे मेरे भाई। तो T1 T2 शुड बी एक्सप्रेस्ड इन केल्विन। बेटा अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखे हों तो भी उनको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उनको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात कि इससे यह पता लगता है कि जो कार्नोट हीट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है इट डिपेंड्स, एफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा T1 लेना है, सिंक का टेम्परेचर हमेशा T2 लेना है। तो एफिशिएंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है भाई, सराउंडिंग्स और इंजन के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। ओके, तीसरी बात T1 और T2 में जितना ज्यादा फर्क होगा उतनी ही एफिशिएंसी ज्यादा होगी। T2 बाई T1 है ना, 1 मैंने ये वैल्यू जितनी कम आएगी उतनी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। तो भाई T1 और T2 में फर्क ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए फॉर मोर एफिशिएंसी। जो T1 है इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, और जो T2 है इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जितना फर्क ज्यादा रखोगे उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, मगर या T1 को कितना बढ़ा दोगे, को बहुत ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। ऐसे T2 को कितना घटा दोगे उसकी भी कोई लिमिट होती होगी। भाई T1 को जितना मर्जी बढ़ा ले, T2 को जितना मर्जी घटा ले, एफिशिएंसी 100% नहीं होने वाली। 100 से तो कार्नोट इंजन की भी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। अगर T1 को मैं इन्फिनिटी कर दूं, T1 को इन्फिनिटी कर दूं तो यार 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ईटा 1 होगा। देख यहां इन्फिनिटी कर दिया, ये टर्म 0 हो गई, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, तब एफिशिएंसी 1 हो सकती है। तो T1 इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तब ही ईटा 1 होगा। अब ना कभी ये इन्फिनिटी होगा ना एफिशिएंसी 100% होगी, यानी 100% एफिशिएंसी ऑब्टेन करना भैया पॉसिबल ही नहीं है, कार्नोट इंजन के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही यहां T2 को क्या कर दें, यहां T2 को 0 केल्विन कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ओके नहीं है, ये ओके नहीं है, 0 केल्विन है। तो T2 को अगर तू 0 केल्विन कर देगा तभी ईटा इक्वल टू 1 आएगा। अब ना तो T इन्फिनिटी करना पॉसिबल है, ना T2 को 0 केल्विन, ना तो भैया 0 केल्विन हो ना इन्फिनिटी हो, यानी 100% एफिशिएंसी तो कार्नोट इंजन की भी नहीं होती। वैसे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, इट्स एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। एक कार्नोट थ्योरम है, कभी आ जाए ना, व्हाट इज कार्नोट थ्योरम, तो लिख देना। कार्नोट थ्योरम कहती है कि नो हीट इंजन operating between a particular temperatures has efficiency more than Carnot's heat engine। कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि यार कार्नोट्स
थ्योरम बताओ। तो कार्नोट थ्योरम क्या है? नो अदर हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन पर्टिकुलर टू टेम्परेचर्स T1 and T2 has efficiency more than Carnot's heat engine operating between same temperatures। कि अगर एक कार्नोट इंजन सेम टेम्परेचर में ऑपरेट कर रहा है, उस टेम्परेचर रेंज में किसी भी हीट इंजन को ऑपरेट कराओगे तो उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा तो होने वाली नहीं है। तो कार्नोट हीट इंजन को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। नॉर्मली जो इंजन यूज होते हैं बेटा, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। अगर आप स्टीम इंजन की बात करते हो, किसकी? स्टीम इंजन, वो जो रेल को खींच के लेके जाता था पहले वाले स्टीम इंजन, उसकी एफिशिएंसी तो 15% मैक्सिमम है, 8 से 15% होती है। ठीक है। पेट्रोल इंजन की बात करोगे तो उनकी एफिशिएंसी 40% तक होती है। अगर आप डीजल इंजन की बात करोगे, उनकी एफिशिएंसी 50% तक चले जाती है, 40 to 50। पेट्रोल की 30 to 40 मैक्सिमम एफिशिएंसी डीजल इंजन देते हैं। तो 50% भी आ जाए ना तो बहुत हाई एफिशिएंसी मान ली जाती है, बढ़िया मान ली जाती है। तो इट वाज अबाउट इंजन। ठीक है, हमने अपने हिसाब से किया, एक सिंपल सा बेसिक डायग्राम बनाया इंजन का। दूसरा फिर हमने कार्नोट हीट इंजन किया मेनली। हमें इस पे बेस मेनली क्या करने हैं? न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो जितना करा दिया भैया उसको देख लो। बाकी अगली बात अपनी अब रेफ्रिजरेटर रह गया।